सारे कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह हो जाएंगे कंप्लीट। देखते हैं जी मजीद हमारे पास क्या है क्या नहीं है। एक छोटा सा पॉइंट जो लास्ट क्लास में भी हमने कवर किया था, व्हाट वाज दैट, कि अगर IAS 16 की अगर हम बात करते हैं, आपका प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट अगर अवेलेबल फॉर यूज है तो बेसिकली वहां से डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाता है। वंस आपका एसेट अवेलेबल फॉर यूज है, आपने डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर दिया, तो बेटा याद रखिएगा एक दफा आपने डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद चाहे आपका प्लांट आइडली क्यों ना हो जाए, स्टिल यू हैव टू डेप्रिशिएट। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, नॉर्मली विच आई हैव नेवर एवर सीन इन SBR, इफ इट कम्स तो हमें पता होना चाहिए। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये कहे कि लेट्स से हम मशीन को लेबर आवर्स की बेसिस पे डेप्रिशिएट करते हैं, अगर आप मशीन को लेबर आवर्स की बेसिस पे डेप्रिशिएट करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बेसिकली व्हाट हैपेंस कि जो आपका डेप्रिसिएशन है उसमें आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, अगर अब आइडल टाइम आएगा तो फिर ऐसे डेप्रिशिएट नहीं होगा, क्योंकि आप डेप्रिशिएट किस पे कर रहे हो, यू आर डेप्रिशिएटिंग ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। तो बेटा अगर हम लेबर आवर्स की बेसिस पे डेप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर आइडल टाइम आएगा तो फिर हम उस वक्त क्या नहीं करेंगे, डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। बट नॉर्मली ऐसा देखा नहीं है ACCA में कि लेबर आवर्स की बेसिस पे डेप्रिशिएट हो, अगर हो तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। फिर से डेप्रिसिएशन के सारे पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं। लाइक इसमें अगर आप देखें, लास्ट पॉइंट बहुत काम का है, हर साल आपको डेप्रिसिएशन के मेथड को, रेजिडुअल वैल्यू को, यूजफुल लाइफ को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, और उसमें अगर चेंज आएगा तो चेंज प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा, क्योंकि ये चेंज इन एस्टीमेट है। और फिर ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन मेथड बेस्ड ऑन रेवेन्यू जनरेटेड बाय एन एक्टिविटी आर नॉट अप्रोप्रिएट। मतलब आप बोले जितना ज्यादा रेवेन्यू उतना ज्यादा डेप्रिसिएशन, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें बहुत से अदर फैक्टर्स हैं। तो हो सकता है मैंने इस साल यूनिट्स बहुत कम बेचे हो फिर भी रेवेन्यू ज्यादा हो सकता है मैंने सेलिंग प्राइस बहुत बढ़ा दी हो कंपटीशन के रिलैक्स होने की वजह से, तो लेस यूनिट सेल करके भी हम बहुत ज्यादा रेवेन्यू कमा रहे हैं। तो बेसिकली आप ये कहें कि रेवेन्यू जनरेटेड एक्टिविटी की बेसिस पे हमने एसेट को डेप्रिशिएट करना है, तो बेसिकली ये कोई एक्सेप्टेबल मेथड नहीं है। Depreciation method based on revenue generated by an activity are not appropriate. This is because revenue reflects many factors such as inflation and sales prices and volume, rather than सिर्फ और सिर्फ economic consumption of an asset नहीं है। अच्छा बेटा, अब एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, that is componentization। देखिए componentization बेसिकली क्या है, अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं, बेसिकली आपका जो एसेट है उसमें ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ पार्ट्स हमें रेगुलरली क्या करने पड़ते हैं, रिप्लेस। लाइक एरोप्लेन की बात करें तो हमें सीट्स को रेगुलरली क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस। अगर बेटा मुझे सीट्स को रेगुलरली रिप्लेस करना है तो आप एक काम करेंगे, जब न्यू सीट्स आया करेंगी उनको ऑब्वियसली हम कैपिटलाइज करेंगे, ठीक हो गया। न्यू सीट्स को बेसिकली हमने क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, और पुरानी सीट्स का जो कैरिंग अमाउंट होगा उसको हम बेसिकली क्या कर देंगे, डी रिकॉग्नाइज। यानी कि पुरानी सीट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से बाहर निकलेंगी और उसकी जगह क्या होगा, रिप्लेस सीट्स आ जाया करेंगी। तो एक ऐसा सिनेरियो जिसमें XYZ एसेट के कुछ कंपोनेंट आप कह लें हमें रेगुलरली रिप्लेस करने पड़े, तो होता ही है कि पुराना कंपोनेंट डी रिकॉग्नाइज होगा और रिप्लेस वाला नया बेसिकली क्या होगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। जैसे some parts of asset may require regular replacement, for example the seats in an aircraft, the replacement part should be capitalized and carrying amount of the part being replaced, for example old seats should be आप क्या कर दें, डी रिकॉग्नाइज कर दें। इसके अलावा हमें एक और चीज का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, व्हाट इज दैट, अगर हम एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, एयरक्राफ्ट में ना रेगुलर इंस्पेक्शन हो रही होती है फॉल्ट्स की। अब बेटा इंस्पेक्शंस दो तरह की हो सकती है, एक ऐसी इंस्पेक्शन हो सकती है जिसको हम रूटीन इंस्पेक्शन कहते हैं। अगर रूटीन इंस्पेक्शन हो रही है तो उसको ऑब्वियसली हम एक्सपेंस आउट करेंगे, लेकिन एक और होती है जिसको हम कहते हैं मेजर इंस्पेक्शन या मेजर ओवरहॉलिंग। फॉर एग्जांपल अगर सिविल एविएशन अथॉरिटी आपको ये कहती है कि हर 2 साल के बाद आपने एक मेजर इंस्पेक्शन करवानी है जिसपे आपके $5 मिलियन लगेंगे,
तो लॉजिकली सर ये जो हर 2 साल के बाद मुझे मेजर इंस्पेक्शन करवानी है जिसपे हमारे $5 मिलियन लगेंगे, तो मैं इसे कैपिटलाइज करूंगा और 2 इयर्स के ऊपर इसको क्या करूंगा, डेप्रिशिएट करूंगा। लेकिन जो रूटीन इंस्पेक्शन है फ्लाइंग से पहले और लैंडिंग के बाद, तो वो जो रूटीन इंस्पेक्शन है उसको हम एक्सपेंस आउट करेंगे। तो बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये याद रखना है एयरक्राफ्ट के केस में कि जी अगर मेजर इंस्पेक्शन हो रही है हम उसको कैपिटलाइज करते हैं, रूटीन इंस्पेक्शन है तो उसको सिंपली क्या करते हैं, एक्सपेंस आउट। अच्छा ये फिर एक और चीज, ये जो एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स एसेट है। कॉम्प्लेक्स एसेट का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा एसेट है जिसके नंबर ऑफ which is the combination of number of components and where each component has having a different useful life। क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स वो एक कॉम्प्लेक्स एसेट है which is a combination of number of components, और जहां हर कंपोनेंट की यूजफुल लाइफ अलग है, आपको सिर्फ एक काम करना होता है कॉम्प्लेक्स एसेट के केस में, हर कंपोनेंट को सेपरेटली डेप्रिशिएट करना होता है। लाइक depreciation should be charged, यहाँ से देख लेते हैं, some assets such as aircraft can only be operated if regular inspection for faults are carried out। The cost of these inspection can be capitalized। मैंने बता दिया जी मेजर इंस्पेक्शन है तो कैपिटलाइज करेंगे, रूटीन इंस्पेक्शन है तो एक्सपेंस आउट। एनी रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट रिलेटिंग टू द प्रीवियस इंस्पेक्शन को हम डीरेकग्नाइज कर देंगे। Depreciation should be charged separately on each significant component part of an item of property, plant and equipment parts। अच्छा जी, इसके अलावा क्या पार्ट्स which have the same useful life, आप उनको क्या कर सकते हैं, you can group together और फिर उनको एक साथ एप्रिशिएट कर लें। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा है तो जितने कंपोनेंट की यूजफुल लाइफ सेम है सबको आप एक साथ एप्रिशिएट कर सकते हैं। अच्छा ये डी रिकग्निशन की बात करते हैं। IAS 16 says that assets should be re-recognized when disposal occurs। अच्छा आपने एसेट को बेच दिया तो ऑफ कोर्स आप उसको क्या करेंगे, डी रिकग्नाइज करेंगे, और डिस्पोजल पे ऑब्वियसली हम गेन या लॉस बुक करेंगे। डिस्पोजल का गेन या लॉस दो चीजों का डिफरेंस होता है, दैट इज सेल प्रोसीड को हम कंपेयर करते हैं कैरिंग अमाउंट से। फॉर एग्जांपल अगर कैरिंग अमाउंट 100 मिलियन और सेल प्रोसीड 120 मिलियन है तो 20 मिलियन का गेन ऑन डिस्पोजल है। अच्छा ये भी पॉसिबल है कि जिस एसेट को आपने बेचा है उसके कैरिंग अमाउंट में रिवैल्यूएशन हो, तो एक ऐसा एसेट जिसके कैरिंग अमाउंट में रिवैल्यूएशन है उसको आप सेल करते हैं, देन यू हैव टू ऑप्शंस। नंबर वन, जितना रिवैल्यूएशन उसके कैरिंग अमाउंट में मौजूद है आप एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल सारे के सारे रिवैल्यूएशन को रिटेन अर्निंग में क्लोज कर दें, यानी कि वो जो रिवैल्यूएशन उसको आप डेबिट करें, अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी को डेबिट करें, रिटेन अर्निंग को क्रेडिट कर दें। या फिर अगर आप उस रिवैल्यूएशन को रिटेन अर्निंग में क्लोज नहीं करते, इट्स ओके, इट इज एक्सेप्टेबल, आप उसे अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में ही रहने दें। If no further economic benefit are expected from the asset use or disposal, the gain or loss on derecognition of asset is the difference between the net disposal proceed, if any, and carrying amount of the item। कोई भी सेल प्रोसीड है वो और carrying amount का difference gain या loss है। When a revalued asset is disposed of, any revaluation surplus may be transferred directly to retained earnings, or it may be left in the revaluation surplus within other component of equity। A very important point, डिस्पोजल पे एक ऐसा एसेट जिसके कैरिंग अमाउंट में रिवैल्यूएशन मौजूद है, अगर आप उसे बेचते हैं तो ये जरूरी नहीं है, ये लाजमी नहीं है कि आपने रिवैल्यूएशन को रिटेन अर्निंग में क्लोज करना है, आप उसको एज इट इज रहने दें, एक्सेप्टेबल है। डिस्क्लोजर IAS 16 कहता है जी आप ये कुछ डिस्क्लोजर दे दें, मेजरमेंट बेसिस बता दें, कॉस्ट है, रिवैल्यू है बता दें, यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन के रेट्स बताएं जी, रिकंसिलिएशन बताएं, कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पीरियड। बेसिकली रिकंसिलिएशन में ये होता है कि आप प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस बताते हैं, ड्यूरिंग देयर इस साल अगर कोई एसेट मजीद ऐड हुआ है तो उसका एडिशन बताएं, रीवैल्यू है तो रीवैल्यू बताएं, डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन बताएं, तो आपके पास ऑफ कोर्स क्या आ जाएगा, कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। तो ओपनिंग कैरिंग अमाउंट आपने बताया, ड्यूरिंग देयर कोई एडिशन है वो बता दें, रिवैल्यूएशन है वो बता दें, इस साल कोई डेप्रिसिएशन है माइनस कर दें, क्लोजिंग अमाउंट आ जाएगा। If items of property, plant and equipment are stated at revalued amount, information about the revaluation should be disclosed। अगर आपने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को रिवैल्यूड अमाउंट पे रखा है तो आप उसकी इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज करें। अब बेटा जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं। नॉर्मली एसबीआर में जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने अब बता भी देता हूँ, एसबीआर के पेपर पैटर्न को भी मैं एट द एंड ऑफ द क्लास बताता हूँ आपको पेपर पैटर्न के।
लेकिन याद रखिएगा बेटा मेंटली तैयार रहिएगा, 90% ऑफ द पेपर थ्योरेटिकल होगा, तो न्यूमेरिक से ज्यादा आपको थ्योरेटिकली, ऑफ कोर्स न्यूमेरिकली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, वो आपको हेल्प करता है थ्योरी लिखने में, लेकिन मेंटली तैयार रहिएगा, पेपर 90% इज गोइंग टू बी थ्योरेटिकल रादर देन प्रैक्टिकल। इसका क्वेश्चन 1 देखते हैं। रिक्वायरमेंट देखें ताकि आपको आइडिया हो। कह रहा है एक्सप्लेन हाउ द अबव आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट वुड हैव बीन अकाउंटेड फॉर इन ऑल रेलेवेंट रिपोर्टिंग पीरियड अंटिल X5। सर आपने एक्सप्लेन करना है जी X5 तक सारे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के जो आइटम्स हैं उनको कैसे कैरी करना है। कैप बॉट, अब जरा जागते रहिएगा, इसको मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेनेशन भी आपको बताऊंगा, और मैं चाहूंगा फिर आप उस एक्सप्लेनेशन को अपनी वर्डिंग्स में लिखें। Cap bought a building on 1st January X1. The purchase price was 2.9 million. Associated legal fee were 0.1 million. अब ये जो 0.1 million है basically that's going to be capitalized. तो 2 point हमारा asset initially पे 2.1 million पे नहीं आना चाहिए, 3 million पे आना चाहिए. And general administrative costs allocated to the purchase were 0.2 million. 0.2 million को 2001 की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी उसमें हम एक्सपेंस आउट करेंगे, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है तो एक्सपेंस आउट करेंगे। कैब आल्सो पेड सेल्स टैक्स ऑफ 0.5 मिलियन। नाउ लिसन एंड लिसन केयरफुली। आप एक प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट परचेज करते हैं और उस पे बेटा अगर आप कोई इंपोर्ट ड्यूटीज पे करते हैं, आप कोई टैक्सेस पे करते हैं, अगर वो टैक्सेस नॉन रिफंडेबल है, अगर वो टैक्सेस नॉन रिफंडेबल है तो उनको तो हम कैपिटलाइज करेंगे, दे विल बिकम पार्ट ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ दैट एसेट। लेकिन अगर रिफंडेबल टैक्सेस हैं तो रिफंडेबल टैक्सेस को कैपिटलाइज नहीं किया जाता। सर एक रिफंडेबल टैक्स है उसको आप क्या नहीं कर सकते, कैपिटलाइज नहीं कर सकते। सेल्स टैक्स 0.5 मिलियन आपने पे किया व्हिच वाज रिकवर्ड फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटीज, तो 0.5 मिलियन आपका रिकवरेबल सेल्स टैक्स है, उसको आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। द बिल्डिंग वाज एट्रीब्यूटेड अ यूजफुल लाइफ ऑफ 50 इयर्स। तो ये जो 3 मिलियन की हमारी बिल्डिंग है इसको बेसिकली हम डेप्रिशिएट करेंगे, वो 50 इयर्स पे करेंगे। एक साल का जो डेप्रिसिएशन होगा वो 0.06 मिलियन होगा। इसके बाद वो कह रहा है भाई इट वाज रीवैल्यूड टू 4.6 मिलियन दिसंबर X4। फोर्थ ईयर के एंड पे हमने इसको रीवैल्यू किया। अब बेटा याद रखिएगा जब हम किसी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को रीवैल्यू करते हैं तो हम सबसे पहले रीवैल्यू करने से पहले हम व्हाट डू वी डू, हम एसेट का एक अपडेटेड कैरिंग अमाउंट निकालते हैं, हम उसकी ओरिजिनल कॉस्ट लेते हैं, उसमें से सारे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, कैरिंग अमाउंट आ जाता है। उस कैरिंग अमाउंट को बेसिकली फिर हम रीवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर करते हैं। वैल्यू बढ़ेगी तो रीवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड करेंगे, और पहली मर्तबा भी वैल्यू कम हो जाएगी तो इम्पेयरमेंट लॉस होता है, उसको फिर हम P&L में लेके जाते हैं। तो यहाँ देखिएगा हमारे पास जो बेसिकली बिल्डिंग है, और मैं 31 X4 की बात करूं, 3 मिलियन की बिल्डिंग है, तो 4 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, X1 X2 X3 X4 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 3 मिलियन को मैं 50 से डिवाइड करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, और मैं 3 को 50 से डिवाइड करूं, 4 से मल्टीप्लाई करूं, 0.24 आता है। तो हमारे पास जो कैरिंग अमाउंट आता है दैट इज 2.76। अब बेटा कैरिंग अमाउंट 2.76 है और जो रीवैल्यूड अमाउंट है 4.6 है, तो एक रीवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है, एक रीवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है। 4.6 में से 2.76 माइनस कर दें तो 1.84 का एक रीवैल्यूएशन सरप्लस आएगा। सिंपली बिल्डिंग ने डेबिट होना और आपका रीवैल्यूएशन OCI अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी क्रेडिट हो जाएगा। अब अगली चीज सुनिएगा, आफ्टर रिवैल्यूएशन हम एसेट को हमेशा रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करते हैं। रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, आफ्टर रिवैल्यूएशन हम एसेट को हमेशा रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करते हैं। तो आफ्टर रिवैल्यूएशन बेसिकली हम एसेट को क्या करेंगे, रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करेंगे। यानी कि 2005 में जब हम इस बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करेंगे तो 4.6 को हम 46 से डिवाइड करेंगे। वाई 46? बिकॉज रिवैल्यूएशन से पहले इसकी लाइफ 4 साल गुजर चुकी है। तो 2005 में बेसिकली जब हम इस एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे तो यहाँ देखिएगा 2005 में
आप 4.6 को 46 से डिवाइड करेंगे तो आपका डेप्रिसिएशन आएगा, तो ये 0.1 का डेप्रिसिएशन आता है। 2005 में जो कैरिंग अमाउंट होगा 4.6 माइनस दिस इज गोइंग टू बी 4.5। जो बिल्डिंग का कैरिंग अमाउंट होगा 4.5 होगा, ओके। इसके बाद वो कह रहे हैं दिस बिल्डिंग दिसंबर 5 में, ये बिल्डिंग 5 मिलियन में हमने सेल कर दी। दिसंबर 5 में हमने इस बिल्डिंग को 5 मिलियन पे सेल कर दिया। अब देखिएगा, सो दिसंबर 5 में इस बिल्डिंग का बेटा जो कैरिंग अमाउंट है 4.5 है, जिस बिल्डिंग का कैरिंग अमाउंट 4.5 है उसको आपने 5 मिलियन में बेचा है। इसका मतलब ये हुआ गेन ऑन डिस्पोजल 0.5 मिलियन है। यानी अगर मैं बैंक की बात करूं तो 5 मिलियन से डेबिट, बिल्डिंग 4.5 मिलियन से क्रेडिट, और गेन ऑन डिस्पोजल, गेन ऑन डिस्पोजल जो कि पीएनएल में आएगा दैट इज 0.5 मिलियन। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने बैंक को तो 5 मिलियन से डेबिट कर दिया और बिल्डिंग को 4.5 मिलियन से क्रेडिट किया और गेन ऑन डिस्पोजल को 0.5 मिलियन से क्रेडिट किया। इशू ये कि व्हाट अबाउट द रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ 1.84। नाउ लिसन एंड लिसन केयरफुली। वन पॉसिबिलिटी, वो जो रीवैल्यूएशन 1.84 का है उसको आप अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में रहने दें। अगर आप चाहें तो उस 1.84 के रीवैल्यूएशन को डिस्पोजल के वक्त रिटेन अर्निंग में क्लोज कर सकते हैं। यानी कि आप एक और एंट्री बना सकते हैं, अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी डेबिट, ओसीआई डेबिट नहीं होगा, अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी डेबिट, और आप रिटेन्ड अर्निंग को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन लेट मी रिपीट, अगर एक स्टूडेंट या एक कंपनी जो रिवैल्यूएशन अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में पड़ा हुआ है उसको डिस्पोजल के वक्त रिटेन अर्निंग में क्लोज नहीं करते, स्टिल इट इज एक्सेप्टेबल। अच्छा जी, इसके बाद देखिए, कैप परचेज अ मशीन ऑन 1 जनवरी X3, 1 लाख की इन्होंने मशीन ली, यूजफुल लाइफ 10 साल है। जनवरी 5 कैप रिड्यूस द एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ टू 4 इयर्स। बेटा अगर ऑर्गेनाइजेशन यूजफुल लाइफ में चेंज लेकर आती है तो याद रखिएगा यूजफुल लाइफ इज एन एस्टीमेट, और एस्टीमेट जब भी चेंज होता है प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है। एस्टीमेट जब भी चेंज होता है किस तरह से अप्लाई होता है? प्रोस्पेक्टिवली। नाउ लिसन एंड लिसन केयरफुली। जिस साल एस्टीमेट चेंज होगा उस साल से पहले आप सबसे पहले एसेट की नेट बुक वैल्यू निकालेंगे, कैरिंग अमाउंट निकालेंगे, और फिर उस कैरिंग अमाउंट को जो रिवाइज लाइफ है उस पर डेप्रिशिएट करेंगे। रिपीट, जो रिमेनिंग लाइफ है उस पर डेप्रिशिएट करेंगे। मैं अपनी बात रिपीट करता हूँ, चेंज इन यूजफुल लाइफ इज ए चेंज इन एस्टीमेट। चेंज इन यूजफुल लाइफ क्या? चेंज इन एस्टीमेट है। सेकंड, जब भी एस्टीमेट चेंज होता है तो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है। थर्ड, जिस साल लाइफ चेंज हुई है उससे पहले आप क्या करेंगे? एसेट की नेट बुक वैल्यू निकालेंगे, कैरिंग अमाउंट निकालेंगे, यानी कि कॉस्ट लेंगे, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। आप उस कैरिंग अमाउंट को क्या करेंगे? रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करेंगे। तो बेसिकली मशीन के केस में क्या होगा, आप उसको क्या एक्सप्लेन करेंगे कि जी जिस ईयर के अंदर बेसिकली लाइफ चेंज हो रही है उससे पहले हम कैरिंग अमाउंट निकालेंगे, फिर उस कैरिंग अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करेंगे। लाइक पहले आप X3 और X4 का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे क्योंकि X5 की स्टार्टिंग में लाइफ चेंज हो रही है और रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 4 इयर्स। तो सबसे पहले मशीन के केस में क्या होगा, 1 जनवरी X5 में जो 1 लाख की मशीन थी उसके 2 साल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होगा पुरानी लाइफ के अकॉर्डिंगली। पुरानी यूजफुल लाइफ 10 इयर्स है, इंटू 2 20,000। अब बेटा जो 80,000 आ रहा है 2005 में जब हम डेप्रिशिएट करेंगे तो हम इस 80,000 को डेप्रिशिएट करेंगे ओवर 4 इयर्स। इस 80 को हम डेप्रिशिएट करेंगे ओवर 4 इयर्स, तो हर साल डेप्रिसिएशन आएगा 20,000। यानी कि 2005 के पीएनएल में जो डेप्रिसिएशन आएगा वो 20,000 आएगा। 2003 के पीएनएल में जो डेप्रिसिएशन आएगा 10,000 आएगा। 2004 के पीएनएल में जो डेप्रिसिएशन आएगा वो भी 10,000 आएगा। अब प्लीज सुनिएगा, ये जो मैंने आपको विद इन आई वुड से 10 और 12 मिनट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इसका मैंने आंसर भी आपको दे रखा है। अब मैं यकीन माने अपने हर स्टूडेंट को ये एडवाइस करूंगा स्ट्रांगली कि इस पूरे आंसर को आप पढ़ें अच्छे से,
और फिर कोशिश करें ये आंसर एक आध दफा पढ़ने के बाद आप भी इसकी ड्राफ्टिंग करने की कोशिश करें, बिकॉज ये एज इट इज अगर मैं रियल टाइम में ड्राफ्ट करूंगा तो मेरे भाई फिर तो इतना टाइम लग जाएगा, वीडियो ना जाने कहां से कहां निकल जाएगी। लेकिन आप इसके आंसर को पढ़ें, इसकी किसी भी लाइन में आपको कोई प्रॉब्लम हो, कहीं जरा सी कंफ्यूजन हो, आप ऑलवेज मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं और आपके सवाल को प्रॉपर एंटरटेन किया जाएगा और आपको उसका आंसर इंशाल्लाह मिलेगा। अब मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम में अगर एसबीआर का पेपर पैटर्न थोड़ा सा आपको बता दूं, सेक्शन ए के अंदर बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन 1 है कंसोलिडेशन के ऊपर। ठीक है जी, ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन है जो हर साल मतलब कंपलसरी कह लें, मतलब 30 नंबर का कंसोलिडेशन पे सवाल आता है। लेकिन सुन लें बेटा, जो कंसोलिडेशन पे 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो 90% थ्योरेटिकल होता है। ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा जिसमें आपको कंप्लीट एसओएफपी बनानी हो, ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा जिसमें आपको कंप्लीट पीएनएल बनाना हो, ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा जिसमें आपको कंप्लीट कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। उनके पार्ट्स आते हैं, लेकिन इसका आंसर वही बच्चा दे सकता है जिसको कंप्लीट पीएनएल बैलेंस शीट और कैश फ्लो बनाना आता है, तो ही आप पार्ट्स का आंसर दे सकते हैं। अगर आप रीसेंट पास पेपर की मेरे से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आउट ऑफ दिस 30 यू कैन इजीली गेट अराउंड 25 मार्क्स। अब मैं 30 में से अगर 25 ले लेता हूं तो आपको सोचें पास होने के चांसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा होता है। क्वेश्चन 2 सेक्शन ए में 20 मार्क्स का आता है। अब ये जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ये किसी भी एरिया के ऊपर आ सकता है। इट कुड बी एनी आईएएस, इट कुड बी एनी आईएफआरएस, इट कुड बी इवन फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हो सकता है, एथिक्स हो सकते हैं, इवन कोई रीसेंट करंट इशू हो सकता है। अच्छा जी, सेक्शन बी पे आ जाते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 25 मार्क्स का और क्वेश्चन नंबर 4 भी 25 मार्क्स का। अब नॉर्मली जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 होते हैं बेसिकली वो डिफरेंट आईएएस एंड आईएफआरएस के ऊपर होते हैं और इनके 3-3 4-4 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट में वो 1 से 2 आईएएस को मिला के आईएफआरएस को मिला के आपसे सवाल पूछता है। लेकिन हेवीली क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 पे एग्जामिनर बेसिकली आईएएस एंड आईएफआरएस के ऊपर जाता है। इसका मतलब ये हुआ प्लीज सुनिएगा, अगर एक स्टूडेंट चाहता है कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका एसबीआर पास हो, तो नंबर 1 जो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपका अच्छा होना चाहिए। हर आईएएस से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या कहता है आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। सेकंड, जो कंसोलिडेशन पे आपको ग्रिप होनी चाहिए। थर्ड, फ्रेमवर्क पे ग्रिप होनी चाहिए। फोर्थ आपको हर आईएएस की ना मेन बातें आपकी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। वो कैसे फिंगर टिप्स में आएंगी वो मैं अभी आपको बताऊंगा डेमो के थ्रू इंशाल्लाह। तो एक बच्चा कंसोलिडेशन अच्छे कर ले, यकीन माने हर पेपर हर अटेम्प्ट में एथिक्स आता है और एथिक्स का हर सवाल 7 स्टेप्स कह लें, 7 बातें कह लें, उसमें सॉल्व हो जाता है। वो मैं आपको सिखाऊंगा। 5 से 6 नंबर का एथिक्स का सवाल हर टाइम में आता है जिसमें से आप सारे ही मार्क्स इंशाल्लाह ले सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जगह जगह बेसिकली आएगा और मैं आपको बता रहा हूँ। और पूरा सिलेबस जब एंड होगा तो आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के क्वेश्चन में कभी भी बैक फुट पे नहीं जाएंगे, हमेशा फ्रंट फुट पे खेलेंगे इंशाल्लाह। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को इसकी गारंटी है। तो कंसोलिडेशन, एथिक्स, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, अगर यही एरिया अच्छा है तो 35 प्लस मार्क्स तो इसी में आ जाता है। फिर ऑब्वियसली आईएएस एंड आईएफआरएस में आपको एक मुनासिब कमांड है तो पेपर पास करना बहुत आसान है। अच्छा, अब सिलेबस में क्या है क्या नहीं है वो बेसिकली मैं नेक्स्ट क्लास में एक डॉक्यूमेंट के थ्रू आपको बता दूंगा, अदरवाइज इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। अब बल्कि मैं इसी में 2 मिनट ले लेता हूँ, आपको बता भी देता हूँ, आप साथ साथ में लिख लें। देखिए कंसोलिडेशन आ गया, एथिक्स है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, ठीक है, करंट इश्यूज की चीज है। इसके अलावा अगर मैं आईएएस वगैरह की बात करूं तो यार हमारे पास आईएएस 2 है, आईएएस 7 कैश फ्लो में कवर होता है, आईएएस 8 है, आईएएस 10 है, आईएएस 12 है इनकम टैक्सेस, आईएएस 16 है प्रॉपर्टी प्लान एंड डॉक्यूमेंट व्हिच वी हैव डन। हमने इसके 1 से 2 सवालों की और प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। आईएएस 19 है एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, आईएएस 20 है जी गवर्नमेंट ग्रांट, आईएएस 23 है बोरिंग कॉस्ट, आईएएस 24 है रिलेटेड पार्टीज, आईएएस 32 है हमारे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर है, आईएएस 33 ईपीएस, आईएएस 34 इंटरिम रिपोर्टिंग, आईएएस 36 impairment of asset, आईएएस 37 provision contingent asset and contingent liabilities, आईएएस 38
इंटेंजिबल्स IAS 40, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 41, एग्रीकल्चर। हमारे पास IFRS है, हमारा IFRS 1 है, IFRS 1 है, फर्स्ट टाइम अडॉप्टर्स के लिए IFRS 2 है, शेयर बेस्ड पेमेंट IFRS 3 है जो कंसोलिडेशन में कवर होता है। We have IFRS 5, non-current asset held for sale and discontinued operation. हमारा IFRS 7 है जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के डिस्क्लोजर्स को शो करता है। IFRS 8 है ऑपरेटिंग सेगमेंट। IFRS 9 है जी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IFRS 10 कंट्रोल के बारे में आपको बताएगा। 11, 12 बेसिकली 11 ज्वाइंट ऑपरेशंस ज्वाइंट वेंचर के ऊपर है। 12 डिस्क्लोजर्स है। IFRS 13 है फेयर वैल्यू मेजरमेंट। IFRS 15 है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। IFRS 16 है लीजेस। ETC लिख देते हैं, ये और भी चीजें होंगी लेकिन ये मेन बात है, मैंने आपको बता दी। हाँ, IAS 33 लीस्ट इंपॉर्टेंट। आई हैव नेवर सीन के SBR में 33 पे कोई बहुत खतरनाक किस्म का सवाल पूछे। 34 लीस्ट इंपॉर्टेंट, IFRS 1 लीस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपके सिलेबस में रेशोज भी हैं, ऑल्टरनेटिव परफॉर्मेंस मेजर्स भी हैं, ये सब हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। बस एक चीज मैं बता देता हूँ बेटा, अगर आपने सारे के साथ, अच्छा मैं पहले ही बता चुका हूँ जो एथिक्स हैं वो तो एथिक्स मौजूद है जी, एथिक्स भी हैं वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। वो 7 स्टेप्स बताऊंगा जिसपे सवाल पूरा सॉल्व होता है इंशाल्लाह। और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क तो साथ साथ चलता रहेगा। जैसे हमने IAS 16 किया तो उसमें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जहां जहां आ रहा था हमने उसको उसके साथ कवर्ड किया। ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो IAS 16 है इसमें हमने क्या क्या चीजें रिटेन रखनी है, क्या करना है। तो मैं अगली वीडियो के अंदर IAS 16 के 1 से 2 सवाल कराऊंगा आपको इंशाल्लाह, और अगली वीडियो के अंदर जो कि IAS 16 की लास्ट वीडियो होगी उसमें मैं IAS 16 की एक शानदार समरी आपके साथ डिस्कस करूंगा। उस शानदार समरी में, ट्रस्टेड शानदार समरी में क्या होगा, जो भी हमने IAS 16 में सीखा है उसको मैं इंशाल्लाह विद इन 3 to 4 मिनट्स आपको रिवाइज करवाऊंगा। इन शानदार समरीज का बेटा आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर आपने IAS 16 के बाद उस 3 से 4 मिनट की शानदार समरी को 2-3 दफा भी सुन लिया तो IAS 16 के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। बाकी मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने पूरा सिलेबस कर लिया, सारी वीडियोस देख ली, इंशाल्लाह आप फेल नहीं होंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका पेपर निकलेगा इंशाल्लाह। क्योंकि हमने जो बेसिकली सिलेबस डिजाइन किया है SBR का, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके बहुत ज्यादा घंटे नहीं लगेंगे। एक मॉडरेट टाइम के अंदर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और बहुत कॉन्सेप्चुअली आप साउंड होंगे इंशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।